आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। गोरखपुर जिले का एक गांव है उमरपुर। यह गांव थाना चिल्लुआताल के अंतर्गत आता है। गांव के बाहर आम का एक बड़ा बाग स्थित है। 21 नवंबर 2018 को करीब 10 बजे गांव के ही विकास, राजन और अमन नाम के लड़के इस बाग में खेलने के लिए गए थे। वहां पहुंचकर वे अपने खेल की दुनिया में रम गए थे। खेल के दौरान ही राजन चिल्लाता दौड़ता हुआ विकास और अमन के पास जा पहुंचा। उसे चिल्लाता देख दोनों परेशान हो गए। तभी विकास ने उससे पूछा, अबे तू चिल्ला क्यों रहा है? वहां झाड़ी में क्या कोई भूत देख लिया जो चीख रहा है और तेरे माथे पर पसीना आ गया? भूत नहीं, वहां झाड़ियों में एक लड़की की लाश पड़ी है। लंबी सांसें भरता हुआ राजन बोला, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन न हो रहा हो तो आओ मेरे साथ, तुम्हें भी दिखाता हूं। कहकर राजन झाड़ी की ओर बढ़ा तो उत्सुकतावश उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे चल दिए। जब वह झाड़ियों के पास पहुंचे तो वास्तव में वहां एक लड़की की लाश पड़ी थी। लाश देखकर वे अपना खेल खेलना भूल गए और सभी सिर पर पैर रखे चिल्लाते हुए गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने इसकी सूचना गांव वालों को दी। बच्चों की सूचना पर गांव के कई लोग लाश देखने के लिए आम के बाग में पहुंच गए। थोड़ी देर में वहां तमाशबीनों का मजमा जमा हो गया। सूचना पाकर गांव का चौकीदार आफताब आलम भी मौके पर पहुंच गया था। लड़की की लाश देखकर चौकीदार आफताब आलम ने सूचना चिल्लुआताल के थाना प्रभारी अरुण पवार को फोन द्वारा दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अरुण पवार मैफोर्स उमरपुर में घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने बारीकी से लाश का मुआयना किया। लाश की दशा देखकर वह दंग रह गए। हत्यारों ने मृतका को 5 गोलियां मारी थीं। कनपटी और सीने में 1 और पेट में 3 गोलियां मारकर उसकी हत्या की थी। शरीर पर कई जगह नुकीले हथियार से गोदे जाने के निशान भी थे। खून भी सूखकर पपड़ी के रूप में जम गया था। लाश से थोड़ी दूर पर कारतूस के 2 खोखे भी पड़े मिले। पुलिस ने वह कब्जे में ले लिए। मौके से कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे शव की पहचान हो सके। शव की शिनाख्त के लिए थाना प्रभारी पवार ने मौके पर जुटे ग्रामीणों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी उसे नहीं पहचान सका। इसका मतलब साफ था कि मृतका चिल्लुआताल की रहने वाली नहीं थी, यानी वह कहीं और की रहने वाली थी। थाना प्रभारी ने घटना की सूचना सीओ रोहन प्रमोद बोथरे, एसपी उत्तरी अरविंद कुमार पांडेय और एसएसपी डा सुनील गुप्ता को भी दे दी। सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने भी घटनास्थल की छानबीन कर वहां मौजूद लोगों से मृतका के बारे में पूछताछ की, लेकिन मौजूद लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। घटनास्थल की सारी कार्रवाई पूरी कर थाना प्रभारी ने लाश पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गुलरिहा भेज दी। थाने लौटकर उन्होंने चौकीदार आफताब आलम की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और विवेचना शुरू कर दी। थाना प्रभारी इस बात पर गौर कर रहे थे कि मासूम सी दिखने वाली युवती की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी जो उसे 5 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्यारे का जब इससे भी जी नहीं भरा तो उसने किसी नुकीली चीज से उस पर अनगिनत वार करके अपनी भड़ास निकाली। इससे साफ पता चल रहा था कि हत्यारा मृतका से काफी खुन्नस खाया हुआ था। पुलिस को मामला प्रेम संबंधों का लग रहा था। अगले दिन एसएसपी डा सुनील गुप्ता ने एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, सीओ रोहन प्रमोद बोथरे और थाना प्रभारी अरुण पवार को अपने ऑफिस बुलाकर हत्या के इस केस के बारे में चर्चा की और जल्द से जल्द केस का खुलासा करने के निर्देश दिए। घटना को 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन न तो मृतका की शिनाख्त हो पाई थी और न ही किसी थाने में इस उम्र की किसी लड़की की गुमशुदगी दर्ज होने की सूचना मिली, जबकि मृतका की शिनाख्त के लिए जिले के सभी 26 थानों को मृतका का फोटो भेज दिया गया था। जांच टीम के लिए यह मामला काफी पेचीदा होता जा रहा था। तब थाना प्रभारी ने अपने खास मुखबिर लगा दिए। 7 दिनों बाद यानी 4 दिसंबर 2018 को प्रमिला और सरिता नाम की 2 सगी बहनें थाना प्रभारी अरुण पवार से मिलीं। उन्होंने बताया कि उनकी छोटी बहन 15 वर्षीय रागिनी, जो गुलरिहा थाने के शिवपुर सहबाजगंज में रहती है, 20 नवंबर 2018 की शाम को घर से साइकिल लेकर निकली थी। वह अभी तक घर नहीं लौटी है। मां बाप ने कई दिनों तक रागिनी को इधर उधर तलाशा, लेकिन जब कहीं पता नहीं चला तो वह चुप होकर बैठ गए।
उन्होंने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह कहाँ चली गई और किस हाल में है। भाई सिकंदर पाल भी रागिनी को तलाशने में कोई रुचि नहीं ले रहा। वह भी चुप्पी साधे बैठा है। यह बात दोनों बहनों प्रमिला और सरिता को बड़ी अजीब लगी कि जिसकी सयानी बेटी घर से लापता हो जाए, वह बाप हाथ पर हाथ धरे भला कैसे बैठा रह सकता है। कहीं ना कहीं कोई पेंच जरूर है। तब से दोनों बहनों ने अपने स्तर से रागिनी की तलाश शुरू कर दी। उन्हें जब पता लगा कि उमरपुर गांव के आम के एक बाग में एक सप्ताह पहले पुलिस ने एक लड़की की लाश बरामद की थी, तो वे यहां चली आईं। थाना प्रभारी ने अपने फोन में मौजूद उस लाश की फोटो और कपड़े दिखाए तो दोनों बहनों ने वह पहचानते हुए बताया कि यह फोटो और कपड़े उनकी बहन रागिनी के हैं। लाश की शिनाख्त होने के बाद प्रमिला और सरिता ने बताया कि रागिनी की हत्या के पीछे उसे अपने घर वालों पर शक है। उन्होंने कहा कि उसके माम बाप और भाई सिकंदर पाल से पूछताछ की जाए तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। प्रमिला और सरिता के बयानों को आधार बनाकर पुलिस टीम ने 5 दिसंबर 2018 को शिवपुर सहबाजगंज गांव में स्थित पारसनाथ पाल के घर पर सुबह सुबह दबिश दी। संयोग से उस समय घर पर पारसनाथ पाल, उसकी पत्नी और बेटा सिकंदर पाल तीनों मिल गए। पूछताछ के लिए पुलिस तीनों को थाने ले आई। पुलिस ने तीनों से अलग अलग पूछताछ की तो पारसनाथ पाल ने कहा, हां साहब, रागिनी मेरी ही बेटी थी, लेकिन उसने हमें समाज बिरादरी में कहीं जीने लायक नहीं छोड़ा था। उसके कारण लोग हम पर थू थू कर रहे थे, लेकिन उसकी हत्या मैंने नहीं की है। उसे मेरे बेटे सिकंदर पाल ने अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर मार डाला है। इसके बाद एसओ अरुण पवार ने सिकंदर पाल से पूछताछ की तो उसने बिना किसी हीला हवाली के अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि रागिनी की हत्या में उसके माम बाप की कोई भूमिका नहीं थी। उसने अपने दोस्त कामदेव सिंह निवासी व्यासनगर जंगल के साथ मिलकर उसे ठिकाने लगाया था। उसके बाद पुलिस ने व्यासनगर जंगल स्थित कामदेव के घर दबिश दी। कामदेव घर पर नहीं मिला। वह घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। 2 दिनों के अथक प्रयास के बाद पुलिस ने उसे शाहपुर से गिरफ्तार कर लिया। उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। सिकंदर पाल और कामदेव से की गई पूछताछ के बाद रागिनी पाल की हत्या की जो कहानी सामने आई, चौंकाने वाली निकली। रागिनी पाल मूल रूप से गोरखपुर के गुलरेहा इलाके की शिवपुर साहबाजगंज की रहने वाली थी। उसके पिता पारसनाथ पाल एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता था। पारसनाथ के परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां और 1 बेटा सिकंदर था। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने सभी बच्चों को पढ़ाया। समय बीतने के साथ जैसे जैसे बच्चे जवान होते गए, वह उनकी शादी करता गया। बड़ी बेटियों प्रमिला और सरिता के उसने हाथ पीले कर दिए थे। सबसे छोटी बेटी रागिनी अभी पढ़ रही थी। उसी दौरान उसके पांव बहक गए। गांव के ही राकेश नाम के युवक के साथ उसके अवैध संबंध हो गए थे, जिसकी चर्चा पूरे गांव में थी। किसी तरह यह खबर रागिनी की मां निर्मला के कानों में पड़ी तो उसने इसकी जानकारी अपने पति पारसनाथ को दी। इतना सुनते ही पारसनाथ बोला, क्या बक रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं, निर्मला ने कहा। तो तुमने इस बारे में रागिनी से पूछा या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं। सयानी बेटी है, पूछने पर कहीं कुछ कर न बैठे, इसलिए चुप थी। ऐसे चुप्पी साधे ही बैठे रहना, कहीं ऐसा ना हो कि बेटी मुंह पर कालिख पोत कर फुर्र हो जाए। पारसनाथ पत्नी निर्मला पर गुस्से से चिल्लाया, क्या अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा? नहीं, तुम अभी उससे कुछ नहीं कहना, मैं उससे बात करके समझाती हूं, निर्मला ने कहा। इत्तफाक से अगले दिन रागिनी स्कूल नहीं गई थी। पति भी अपनी ड्यूटी जा चुके थे। तभी निर्मला ने अप्रत्यक्ष रूप से रागिनी से बात शुरू की। पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? ठीक, एकदम फर्स्ट क्लास। क्यों मां, क्या बात है जो आज मेरी पढ़ाई के बारे में पूछ रही हो? रागिनी ने मां से पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा बेटा, मैं तुमसे एक बात पूछती हूं, क्या सच बताओगी? निर्मला ने कहा। हां मां, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? रागिनी ने उत्तर दिया। तुम कल किस लड़के के साथ घूम रही थी? निर्मला ने पूछा तो रागिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह एकदम से सकपका गई। किसी भी लड़के के साथ नहीं, यह तुम क्या कह रही हो? रागिनी हकलाते हुए बोली, लगता है किसी ने तुम्हें गलत जानकारी दी है। यह बात सरासर झूठी है।
रागिनी नजरें चुराते हुए बोली, क्या मां, तुम्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। तुम ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकती जिससे तुम्हारे मां बाप की जगह साई हो। निर्मला ने समझाते हुए कहा, देखो बेटा, इज्जत आबरू और मान मर्यादा एक औरत के कीमती गहने हैं। बेटा, यदि कोई बात हो तो मुझे खुलकर बता दो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। नहीं मां, ऐसी कोई बात नहीं है, रागिनी विश्वास दिलाते हुए बोली। बेटी के इतना कहने पर मां निर्मला उसके कमरे से चली गई। मां के कमरे से जाने के बाद रागिनी इस बात से हैरान थी कि मां को सच्चाई का पता कैसे चल गया। उसे किसने बताया होगा? वह इस बात से भी डर रही थी कि पापा और भाई को जब इस बारे में पता चलेगा तो घर में कयामत ही आ जाएगी। जब से पत्नी ने पारसनाथ को बेटी के बारे में बताया था, वह परेशान हो गया था। अतः वह भी बेटी के बारे में उड़ रही खबर की सच्चाई पता लगाने में जुट गया। उसे पता चला कि पड़ोस के राकेश से रागिनी का काफी दिनों से चक्कर चल रहा है। यह जानकारी रागिनी के भाई सिकंदर को भी हो चुकी थी। बहन के बारे में सुनकर उसका तो खून खौल उठा। उसने रागिनी को समझाया कि वह अपनी हरकतों से बाज आ जाए। समाज बिरादरी में बहुत बदनामी हो रही है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। रागिनी ने किसी तरह भाई सिकंदर को विश्वास दिलाया कि कोई उसे बदनाम करने के लिए उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है। बात घटना से 1 साल पहले की है। एक दिन अचानक रागिनी घर से गायब हो गई। जवान बेटी के अचानक गायब होने से घर वाले परेशान हो गए। बेटी को तलाशते हुए वह उसके प्रेमी राकेश के घर पहुंच गए तो पता चला कि राकेश भी उसी दिन से घर से गायब है। फिर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि रागिनी राकेश के साथ ही भाग गई है। चूंकि मामला नाबालिग बेटी का था, इसलिए बदनामी को देखते हुए पारसनाथ ने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। पारसनाथ अपने बेटे सिकंदर के साथ मिलकर बेटी को अपने स्तर से तलाशते रहा। आखिर अपने स्रोतों से उन दोनों ने रागिनी को ढूंढ ही लिया। वह राकेश के साथ ही थी। घर लाकर सिकंदर ने रागिनी पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया था। कमरे में बंद करके उसने उसकी डंडे से पिटाई शुरू कर दी, लेकिन पिता ने उसे बचा लिया था। तब सिकंदर ने बहन को हिदायत दी कि अगर आइंदा राकेश से मिलने की कोशिश की या उसके बारे में सोचा भी तो जान से हाथ धो बैठेगी। इसके बाद से घर वालों की उस पर नजरें जमी रहतीं। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा। घर वालों का रागिनी से धीरे धीरे ध्यान हटने लगा था। फिर मौका देखकर रागिनी अपने प्रेमी राकेश से मिलने लगी। उसने राकेश से कह दिया कि वह उसके बिना जी नहीं सकती। वह उसे यहां से कहीं दूर ले चले, जहां हमारे सिवाय कोई और न हो। राकेश ने उसे भरोसा दिया कि वह परेशान न हो, जल्द ही वह कोई बीच का रास्ता निकाल लेगा। रागिनी इस बात से पूरी तरह मुतमईन थी कि अब तो घर वाले भी उसकी ओर से बेपरवाह हो चुके हैं। लिहाजा वह पहले की तरह ही चोरी छिपे प्रेमी राकेश से मिलने लगी। यह रागिनी की सबसे बड़ी भूल थी। उसे यह पता नहीं था कि घर वाले केवल दिखावे के तौर पर उसकी तरफ से बेपरवाह हुए थे, लेकिन उनकी नजरें हर घड़ी उसी पर जमी रहती थीं। सिकंदर को पता चल गया था रागिनी फिर से राकेश से मिलने लगी है। इस बार सिकंदर ने रागिनी को राकेश के साथ बतियाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। फिर क्या था, वह उसे वहीं से पकड़कर घर ले आया और उसकी खूब पिटाई की। इस बार पारसनाथ ने बेटे को पिटाई करने से नहीं रोका, बल्कि उसने बेटी को सुधारने के लिए बेटे को पूरी आजादी दे दी थी। पानी अब सिर से ऊपर गुजरने लगा था। डांट या मार का रागिनी पर अब कोई असर नहीं होता। रागिनी की करतूतों से घर वालों की इज्जत तार तार हो रही थी। बहन के चलते परिवार की हो रही बदनामी को देख सिकंदर भी ऊब गया, इसलिए उसने रागिनी की हत्या करने की ठान ली। इस बाबत उसके मां बाप में से किसी को कुछ भी नहीं बताया। सिकंदर का एक जिगरी दोस्त था, कामदेव सिंह। वह शाहपुर थाना क्षेत्र के व्यासनगर जंगल में रहता था। उस पर कई आपराधिक केस भी चल रहे थे। सिकंदर जानता था यह काम कामदेव आसानी से कर सकता है। दोस्त होने के नाते वह उसकी बात कभी नहीं टालेगा। वैसे सिकंदर खुद भी इस काम को अकेला कर सकता था, लेकिन वह खून के मजबूत रिश्तों की डोर से बंधा हुआ था। ऐसा करते हुए उसके हाथ कांप सकते थे। सिकंदर ने कामदेव को रागिनी की करतूतें बताकर उसे रास्ते से हटाने की बात कही
तो वह उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। दोनों ने दीपावली के दिन रागिनी की हत्या करने की योजना बना ली ताकि पटाखों के शोर में रागिनी की मौत की आवाज दब कर रह जाए। लेकिन दोनों को दीपावली के दिन किसी वजह से यह मौका नहीं मिला। तब कामदेव ने सिकंदर को भरोसा दिया कि वह अकेला ही इस काम को अंजाम दे देगा। 20 नवंबर 2018 की शाम रागिनी घर से साइकिल से कहीं जा रही थी। घर से थोड़ी दूर पर रास्ते में उसे कामदेव मिल गया। कामदेव ने रागिनी को अपनी बातों में उलझा लिया और उसे प्रेमी राकेश से मिलाने की बात कहकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। घंटों तक वह उसे इधर उधर घुमाता रहा। रागिनी के कुछ भी पूछने पर वह गोलमोल उत्तर देकर उसे बहलाता रहा। रात करीब 10 बजे वह उसे चिल्लुआताल थाने से कुछ दूर उमरपुर गांव के बाग की ओर ले गया। तब तक चारों ओर गहरा सन्नाटा पसर गया था। उसने मोटरसाइकिल बाग में रोक दी और वे दोनों बाइक से नीचे उतर गए। रागिनी ने उससे फिर पूछा कि राकेश कहाँ है, तो कामदेव ने कहा, बस कुछ देर और ठहर जाओ, वह आता ही होगा। इतना कहते ही कामदेव ने कमर में खोसा हुआ पिस्टल निकाला। पिस्टल देखकर रागिनी के होश उड़ गए। अब वह समझ गई कि कामदेव ने उसके साथ बड़ा धोखा किया है। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही कामदेव ने उसके शरीर में पिस्टल से 5 गोलियां उतार दीं। गोलियां लगते ही रागिनी ने मौके पर दम तोड़ दिया। कहीं वह जीवित न रह जाए, इसलिए कामदेव ने साथ लाए पेचकस से उसके शरीर को गोद डाला। उसे ठिकाने लगाकर वह वहां से इत्मीनान से घर चला गया। फिर सिकंदर को फोन करके काम हो जाने की जानकारी दे दी। जिस पिस्टल से उसने रागिनी की हत्या की थी, वह उसने अपने कमरे की अलमारी में छिपा दी। अगले दिन सिकंदर ने अफवाह फैला दी कि रागिनी फिर से अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई। 2 दिनों बाद पारसनाथ को सच्चाई का पता चल गया था। सच जानकर उसने चुप्पी साध ली थी, लेकिन उसकी दोनों बेटियों ने राज से पर्दा उठाकर उन्हें बेनकाब कर दिया। नहीं तो सिकंदर और कामदेव ने मिलकर जो खतरनाक योजना बनाई थी, शायद पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाती। मामले का खुलासा हो जाने के बाद थाना प्रभारी ने पारसनाथ और उसकी पत्नी को बेकसूर मानते हुए घर भेज दिया। पुलिस ने अभियुक्त सिकंदर और उसके दोस्त कामदेव को गिरफ्तार कर लिया। 7 दिसंबर 2018 को एएसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडेय और सीओ रोहन प्रमोद बोथरे ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को केस के खुलासे की जानकारी दी। दोनों हत्याभियुक्तों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये थी हमारी रियल क्राइम स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।